हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो इससे पहले आपने जो है हमारे 2 वीडियो देख लिए हैं और हम स्टार्ट कर चुके हैं शिक्षा भी क्लासेस के चैनल पर बीटेक एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन बेसिकली फॉर 2027। ठीक है ना। अभी से हम पढ़ना शुरू करेंगे। 2027 का जो एंट्रेंस है उसको क्रैक करेंगे और होपफुली कर लेंगे सब लोग, बशर्ते कि वो मेहनत करते रहे, पढ़ाई बड़े अच्छे से करते रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि पढ़ाई करते रहे, रिवीजन करते रहे। चलिए, तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। जो मेन इसमें चीज है वो है मोल कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में वो करने वाले हैं हम स्टाइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, स्टाइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए होता क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसी भी प्रोसेस की या किसी केमिकल प्रोसेस की हम लिखते हैं। ठीक है, ये बात सबको पहले से पता है। उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर्स होते हैं, ये जैसे ये आ गया है ना, और यहां पे कितना नंबर माना जाएगा बेटा? 1 ही तो माना जाएगा। ठीक, तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? द कोएफिशिएंट्स ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। समझ में आई बात? अच्छा, इनका रोल क्या है? अब यहां समझने वाली बात है, ये बुक वगैरह में नहीं लिखा होता है। आपको ये ध्यान रखना है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद, जैसे कि ये लिखी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट को ट्रीट कराया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या प्रोड्यूस होता है? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको बैलेंस किया हमने, तो यहां ट्वाइस लगा दिया और ये बैलेंस हो गई टोटल रिएक्शन। आप देख सकते हो कैल्शियम कितना है साहब? 1 है। Cl कितने हैं? 2 है साहब, यहां पर, यहां भी 2 है। हाइड्रोजन 2 है, यहां भी 2 है। ऑक्सीजन 3 है टोटल, ऑक्सीजन 1 और 2 3 हो गए। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारी लिखी हुई है। ठीक है। अब ये नंबर्स वगैरह यहां पर है, यानी कि 1 है, ये क्वांटिटी वाइज 2 है, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो ये जो नंबर्स है जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स और कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट कौन सा वाला? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक, और इसके लिए HCl रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट कितना है साहब? 2 है। अब यही चीज स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कहला रही है। ठीक है बात। अब बात यह है कि इससे क्या जानकारी हासिल हो रही है? तो इससे आपको यह जानकारी हासिल हो रही है कि इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी वही उसके मोल को रिप्रेजेंट करेगा। मोल कितना हो गया इसका? 1। क्लियर है बात? मोल कितना हो गया? 1। पिछले लेक्चर में मोल की बात कर रहे थे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने यूज हुए बेटा? 1 यूज हुए। समझ में आई बात? किस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से, या हम कहें कि कैल्शियम कार्बोनेट की जब HCl से रिएक्शन कराएंगे तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है ना विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक, ये कितना हो गया इसका मोल का नंबर? जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो मोल को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही इसका मोल कितना हो गया साहब? इसका मोल 1 हो गया। इसका मोल कितना हो गया? इसका मोल 1 हो गया। इसका मोल कितना हो गया साहब? इसका भी हो गया सर 1। ठीक, अब यहां से हम एक रिलेशन डेवलप करेंगे या रिलेशन देखेंगे क्या है वो रिलेशन ये है कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये कितनी क्वांटिटी है बेटा? 1 मोल। ठीक, और 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को केमिकली रिएक्ट होने के लिए टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड कितना HCl लगा? 2 मोल्स। ठीक, बात समझ में आई? 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा वो 2 मोल्स ऑफ HCl से रिएक्शन करेगा तब CaCl2 बनेगा। 1 मोल से करेगा तब CaCl2 1 मोल नहीं बनेगा। ठीक है, कम बनेगा फिर वो। तो अगर ये 1 मोल है और ये 2 मोल है तब जाके 1 मोल हमें कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और 1 मोल हमें वाटर मिलेगा और 1 मोल हमें ऑक्सीजन मिलेगा। क्लियर है बात? और हम सब लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। अगर ये क्वांटिटी 1 है तो मास अपॉन मोलर मास ठीक इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब इसको मास में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना आएगा बेटा? देखो कैल्शियम होता है 40, फिर 12, फिर प्लस 16 3 48, सब मिलाए कितना हो गया? 100। बहुत बढ़िया।
ठीक, तो इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की केमिकल रिएक्शन अगर करानी है तो HCl आपको कितना लेना पड़ेगा, 2 मोल। 2 मोल सही है ना। अगर मैं यहां पे 2 रख दूंगा ये वैल्यू तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना आ जाएगा बेटा, मोलर मास का 2 टाइम्स। मोलर मास ऑफ HCl कितना होगा, H का होता है 1 और Cl हम यूज करते हैं 35.5। तो ये कितना जाएगा 36.5 मल्टीप्लाई बाई, अरे यार 36.5 मल्टीप्लाई बाई 2 ना, इस रिलेशन के हिसाब से मास ऑफ HCl आ जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 0 1 2 6 जा 12 और प्लस 1 13 और ये आपका हो गया 2 3 जा और ये 73। ठीक, आ गया आपके पास आंसर। ठीक, तो ये क्या बता रहा है, 73 ग्राम HCl की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको। कब, जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को आप ट्रीट करा रहे हो या केमिकली रिएक्ट करा रहे हो HCl से, तो HCl चाहिए होगा 73 ग्राम। ठीक है, अब ये फिर से 1 मोल है। जैसे 1 मोल की बात आएगी तो मोलर मास और मास इक्वल हो जाएगा। तो मोलर मास इसका कितना होगा बेटा, ये 40 होता है और ये 35 और 2 टाइम्स है तो ये 71 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा 111 ग्राम, है ना। CaCl2 वाटर सब जानते हैं, मास और मोलर मास इक्वल हो जाएगा, कितना होता है 18 ग्राम, है ना। और ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम, ठीक है ना, 44 ग्राम। तो यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट HCl से ट्रीट होगा तो कितना कितना प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपका कैल्शियम क्लोराइड, ये इतना इतना क्वांटिटी वाइज। इसके बाद अगर कोई मुझसे ये कह रहा है कि मेरे पास कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है ही नहीं, मेरे पास तो 25 ग्राम है, तो ये मुझे बताओ कि कैल्शियम क्लोराइड कितना बन जाएगा। तो बेटा 100 ग्राम कितना प्रोड्यूस करता है, यहां से लीनियर इक्वेशन बनेगी। 100 ग्राम कितना प्रोड्यूस करता है बेटा 111। 100 ग्राम से तुम्हें कितना मिल रहा है 111। ठीक, तो 1 ग्राम से कितना हो जाएगा अपॉन 100 और तुमसे कितना पूछा है 25 में, तो मल्टीप्लाई कर दो यहां पर 25 का। समझ में आई बात। इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन बनाकर, सॉरी यूनिटरी मेथड का यूज करके हम आपका निकाल सकते हैं फर्दर। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, ये याद रखना है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, जो भी आपके रिएक्टेंट पे नंबर होंगे यानी कि कोएफिशिएंट होंगे वही उसके मोल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। क्लियर बात, वही उसके मोल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और नंबर ऑफ मोल्स को मास में कन्वर्ट करना हमें आता है। ठीक है, हमने आपको सिखाया हुआ है, आप सीखे हुए हो। ऐसे ही मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना आपको आता है। फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास रख देते हैं। आगे देखते हैं, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है साहब, ये कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अभी सिंपल सवाल हमने रखा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी यहां पर कि जो भी रिएक्शन आपको बताई जा रही है वो आपको पता हो और वो साथ ही साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में पता हो। समझ रहे हो ये बात, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको पता हो, ये जरूरी है। तो मीथेन क्या होता है साहब, मैं लिखता हूं यहां पे इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मीथेन होता है बेटा CH4, है ना। मीथेन क्या होता है CH4। अब कंबशन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। तो कुछ केमिकल चेंजेस हैं जिसका आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। अब बैलेंस करो इस केमिकल इक्वेशन को। देखो हाइड्रोजन कितना है 2, लेकिन यहां कितना है 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सही है। 4 हाइड्रोजन हो गया, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन देखो 2 प्लस 2 4 और ये 2 ही है, तो इसको ट्वाइस कर दूं। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के आपको नजर आ रहे हैं वही उनके मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, इसका कितना हुआ बेटा, ये हो गया 1 मोल, सही है। ये कितना हुआ, ये बैठा बेटा 2 मोल। ये कितना है सर, ये 1 मोल है ना सर। और ये कितना है सर, ये भी 2 मोल है। ठीक है, क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर हो गई मुझे।
ठीक, अगर मैं मोल के हिसाब से देखूं तो मैं समझ रहा हूं कि 1 मोल मीथेन अगर मैं यूज कर रहा हूं तो वो मुझे प्रोड्यूस करके देगी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बात? और अगर 1 मोल मीथेन का कंबशन में करता हूं तो वो मुझे प्रोड्यूस करके देगा 2 मोल वाटर। क्लियर है बात? अच्छा, दूसरी तरफ 1 मोल यानी 1 मोल मीथेन का कंबशन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स कितने की ऑक्सीजन की पड़ेगी? 2 मोल की। ये मोल के हिसाब से रिलेशन है ना? क्लियर है? ऐसे ही 1 मोल मीथेन का जब मैं कंबशन कर दूंगा तो 2 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये बात तो सही है। ठीक, अगर मान लीजिए इसकी क्वांटिटी में घटा या बढ़ा रहा हूं तो उसी रेशियो में ये भी घट बढ़ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर ये 1 मोल है तो इसका मास और मोलर मास इक्वल होगा। देखो मैंने बताया था पीछे, अगर कोई भी क्वांटिटी 1 है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स में, तो मास और मोलर मास इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और मीथेन का मोलर मास CH4 फॉर्मूला लिखा हुआ है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन से 4, कितना हो जाएगा ये? 16 ग्राम। ठीक, ये कितनी हो जाएगी? 2 मोल ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मोल्स। भाई यही तो हो जाएगा। तो मोलर मास ऑक्सीजन का मतलब O2 का कितना आएगा? 32 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया बेटा? 64। तो ये पता लग गया कि यहां पर कितना होना चाहिए? 64 ग्राम ऑक्सीजन, है ना? मींस कि 16 ग्राम मीथेन के कंबशन के लिए आपको 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। आप कितना प्रोड्यूस कर देगा साहब? तो 1 मोल का मतलब ये है कि इसके मोलर मास के इक्वल हो जाएगा। ये 44 ग्राम हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 18 टू 36 ग्राम। ठीक, तो बात ये समझ में आई? अगर मोल का रिलेशन देखें तो ऐसा है, ग्राम का देखें तो ये है। ये मैंने आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से चीजें बता दी। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो ये तो हो गया भाई सॉल्व। 16 ग्राम मीथेन का कंबशन हमने किया हुआ है, अमाउंट ऑफ वाटर पूछ रहा है कितनी है, तो सामने आ गई 36 ग्राम। तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा? 36 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, विल प्रोड्यूस। क्लियर है बात? बताओ क्लियर है? ठीक, अगर यहीं पर ये कह दे कि साहब हम 16 ग्राम की जगह, मैं करा देता हूं एक चीज और यहां पर एडिशनली, हम 16 ग्राम की जगह 4 ग्राम या लेना चाहते हैं मीथेन, तब वाटर कितना प्रोड्यूस होगा? तो देखो 16 ग्राम में तुम कितना प्रोड्यूस कर दिए? 36 ग्राम। तो इसी हिसाब से 1 ग्राम में कितना कर दोगे? 36 बाई 16, है ना, ग्राम H2। ठीक, अगर 1 ग्राम में इतना कर रहे हो तो तुमसे कहा गया कि 4 ग्राम है मीथेन मेरे पास, तब कितना होगा? तो हो जाएगा बेटा 36 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 4 ग्राम H2। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 4 4 दा और फिर 4 से डिवाइड कर लो, है ना, 4 9 दा 36। क्लियर है बात? ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा देना है फर्दर आगे। ग्राम से पूछा है तो ग्राम के हिसाब से देख लेंगे रिलेशन, मोल के हिसाब से पूछा होगा तो मोल के हिसाब से देख लेंगे। क्लियर साहब? क्लियर है बात? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा समझ में आ गया सबको? अरे बोलो यार, क्लियर है? चलो, हाँ वो ले लो नोट्स अपने जो ऑनलाइन है, वो नोटबुक लेके चले भाई साथ में, समझ रहे हैं? हाँ चलिए, आइए आगे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है सर, बता दीजिए। देखें सब लोग देखें भाई। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, हाउ मेनी मोल्स कह रहा है ना, और क्या प्रोड्यूस करना चाहता है? 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो मोल और मास का रिलेशन में पूछा है, तो सेम केमिकल इक्वेशन में ये लिखिए यहां पर, अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो ये कितना प्रोड्यूस करता है? 1 मोल। सही है ना? अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो कितना प्रोड्यूस करके मुझे दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? 1 मोल। तो लिख नहीं है, चाहे लिख लो ऐसे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ठीक है भाई, बता देंगे फिर हम। ठीक, तो मैं यहां से ये पता लग गया 1 मोल मीथेन प्रोड्यूसेस 1 मोल CO2। ठीक है ना? क्लियर है बात? ठीक है, अब इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लूं। ठीक है, किस में कर दूं? ग्राम में, तो मुझे पता लग जाएगा आगे। ठीक, तो ये कहना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन,
22 ग्राम ऑफ CO2। तो अगर मैं ये कहूं कि 1 मोल CO2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल CH4, और ये कितना है 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होता है 1 मोल CH4 से। ठीक है भाई, 44 ग्राम होगा तब होगा। अब ये कितना किया गया है 22, तो आधा ही तो कर दिया है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा कर लो जैसे आपको अच्छा लगे, इजी है वैसे तो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। 22 ग्राम का ये जो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रिलेशन तो पता लग गया तुमको, 22 ग्राम मास है ये, और क्या होता है अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो इसके बेटा, मास 22 होता है, मोलर मास 44 होता है, ये 1 और ये 2 यानी कि हाफ हो गया, 1/2 हो गया नंबर ऑफ मोल्स। तो यहीं से देख ले, यहीं से पता लग रहा है कि अब ये कितना है हाफ हो गया है। तो जब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो 1 मोल होता है, जब ये हाफ हो जाएगा हाफ मोल, तो बेटा ये भी तो यही हो जाएगा, है ना, ऐसी तो करोगे। तो कितना आ गया आंसर 0.5, ये कह सकते हो 1/2 मोल ऑफ मीथेन। क्लियर है बात, क्लियर है बात। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इजीली हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां है साहब कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन। हाँ ये थोड़ा सा सही सवाल है, ये एक ऐसा सवाल है जो कंपटीशन में पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड Fe3O4 बाय द एक्शन 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। मतलब ये है कि एक आयरन है हमारे पास, उस पर हम 18 ग्राम स्टीम अगर फ्लो करा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि ये इट्स का जो ऑक्साइड है उसमें बदलने के लिए आयरन की कितनी अमाउंट हमें रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कितना कम से कम आयरन होना चाहिए जिससे हम ये बना लें बाय द एक्शन ऑफ आयरन प्लस 18 ग्राम ऑफ स्टीम। स्टीम जो है वो फिक्स है, हमारी वैल्यू 18 ग्राम ही है हमारे पास, ज्यादा नहीं है, तो फिर आयरन कितना हो। ठीक, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहली चीज, इसमें सबसे पहली चीज ये है कि आयरन और स्टीम की एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, तो मैं इसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। ठीक है भाई, मैं आपकी इसमें थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। देखिए आयरन जो है स्टीम से रिएक्शन करके Fe3O4 बनाता है, बात बिल्कुल सही है। स्टीम क्या होता है, H2O होता है साहब, सब जानते हैं। चलो क्या बना लेगा साहब Fe3O4। अब Fe3O4 बन गया तो H बचा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। क्लियर है बात, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, वही क्लियर है बात। चलो अब बैलेंस करना है इसको यार, ये 3 है ये 4 है, अब यहां पर ये आयरन कितना है, एक ही है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 4, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 2, तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए ना, और ये कितना होना चाहिए हाइड्रोजन, ये तो 2 ही है, वो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कहां से करें यार बैलेंस, है ना, ऑक्सीजन कैसे करूं बैलेंस। तो अगर मैं ऑक्सीजन के लिए यहां 4 कर दूं तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए, जबकि ये 2 ही है, तो इसको कितना कर दूंगा मैं 4 2 जा 8 कर दूंगा। समझ में आई बात। तो यहां से अब मुझे यह मालूम पड़ रहा है कि आयरन जो है, आयरन जो है मेरा ये कितना है 3 मोल है बेटा, कितना है 3 मोल, और स्टीम कितना ले लिया मैंने 4 मोल्स ले लिया मैंने। जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही मोल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये बात हमारी चली रही है। ये क्या हो गया बेटा 1 मोल, ये कितना हो गया 4 मोल। ठीक है भाई। अच्छा आयरन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 26 और मास नंबर बेटा 56 होता है, ये भी एक ध्यान रखने की बात है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, समझे आप बात। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको याद रखना पड़ेगा कुछ चीजों का, वैसे तो गिवन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। अब मैंने बैलेंस कर दी केमिकल इक्वेशन आपके लिए बैलेंस कर दी मैंने। अब तुम ध्यान से देख के मुझे बताओ, और प्यार से आराम से देख के सोच के बोलना क्या ये रिलेशन सही नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं उस पर गौर करो, ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो और ध्यान देना, क्या कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रहा। ठीक है, ध्यान देना।
3 मोल अगर आयरन है ना, तो कितना मोल स्टीम चाहिए मुझे? 4 मोल चाहिए। सही है बात। अब ये जो रिलेशन है ये स्टीम और आयरन का ही इन्होंने पूछा है, तो इसी के हिसाब से बात करेंगे, आगे बात नहीं देख रहे हम। ठीक, अगर ये 3 मोल है तो 4 मोल मुझे स्टीम चाहिए। अब इनके मोल को मैं मास में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि ये मास पूछा है और ये मास गिवन है। ठीक है, तो 3 मोल ऑफ आयरन। ठीक, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स, इधर लिख देता हूं मैं, है ना, साइड में। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन ग्राम मोलर मास। ठीक, तो ये मास कितना हो जाएगा फिर? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, अगर एटम है तो। ठीक, तो ये बताओ इसका मास कितना हो जाएगा? इसका मास कितना हो जाएगा? मास कितना हो जाएगा इसका, बताओ। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं बेटा? 3। और इसका एटॉमिक मास मैंने भी बताया आपको 56। तो कितना प्रोड्यूस? 3 6 18 हो गया, 1 कैरी करेगा, और 3 5 15, 168 ग्राम आ गया। ठीक, अब ये कितना है? 4। तो इसका मास कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4। मोलर मास कितना होता है? 18। सही है, 4 इज 32 और 1 और ये 72 ग्राम। ठीक, क्लियर है बात? यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये ग्राम में मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको और इसको। अब यहां से मैं रिलेशन बना लूंगा एक। क्या रिलेशन बनेगा सर? क्या रिलेशन बनेगा? तो देखो बेटा, तो मैं समझाने की वजह से इतना स्लो 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 कर रहा हूं, वरना तो मेरा आंसर फटाक से आ जाएगा। हाँ, ये ना सोचना कि सर बड़ा स्लो स्लो समझा रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं। मैं तो 1 सेकंड में कर दूंगा, मुझे क्या है ना। हाँ, लेकिन तुमको समझाने के लिए परत दर परत, है ना, धीरे धीरे, कि हर किसी को समझ में आ जाए इनिशियल क्लासेस में। ठीक, छोटी छोटी बातें ये इसलिए कर रहे हैं। अब देखो यहां से एक रिलेशन क्या बना? 72 ग्राम अगर स्टीम है तो आयरन कितना चाहिए मुझे? 168। तो 72 ग्राम अगर स्टीम है तो आयरन कितना चाहिए मुझे? 168 ग्राम Fe। ठीक, तो 1 ग्राम अगर स्टीम होगा तो कितना हो जाएगा ये? 168 अपॉन 72 ग्राम Fe। और अगर मैं यूज कर रहा हूं 18 ग्राम ऑफ स्टीम, तो फिर 18 ग्राम स्टीम अगर यूज हो रही है तो 168 बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अभी भी लोग कह रहे हैं कि सर आप ही कर दो सॉल्व पूरा, है मैं ही कर दूं? चलो करवा लो, मुझसे ही करवा लो तुम लोग, बहुत वैसे बच्चे हैं ये, कुछ करना नहीं चाहते। तो ये 72 किसकी टेबल में आता है बेटा? 12 की टेबल में आता है। ये भी आ जाएगा क्या 12 की टेबल में? 12 बंदा 12, हाँ आ जाएगा भाई। 12 6 जा, ठीक है ना, और ये 12 बन जा और 4 कैरी करेगा, तो 12 2 जा 24 4। ठीक, अब ये 6 से इसको कैंसिल कर दो, 6 3 जा 14 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ गया? 14 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 4 जा 12 और ये आपका 3 1 जा 3 और ये 4, 42 ग्राम Fe आपको चाहिए होगा। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। मजे आ गए सर, हो गया सॉल्व, है ना। हाँ, 42 ग्राम आयरन की आपको कम से कम रिक्वायरमेंट रहेगी। कब? जब आपके पास स्टीम सिर्फ 18 ग्राम है, टू प्रोड्यूस और टू मेक Fe3O4। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हम ये भी बता सकते हैं कि अगर ये आयरन इतना है और स्टीम इतना है तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, ये भी आपका रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि साफ मुझे दिख रहा है कि अगर ये 3 मोल यूज करूंगा तो ये कितना बनेगा बेटा? 1 मोल। ठीक, अब इसके रिलेशन के हिसाब से मास होना चाहिए था 168, तब जाके ये कुछ बनता। उसी लीनियर इक्वेशन को मतलब यूनिटरी मेथड को लगा के उसका रिलेशन भी निकाल लेंगे। यही होता है इसमें, स्टोइकियोमेट्री में। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है ना बात? समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है सर? आगे क्या है? और घासू और जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको समझाने में मैं थोड़ा सा टाइम, ऐसा लगेगा आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आप एक बार पढ़ लो, है ना। क्या है साहब सवाल? एक सॉलिड मिक्सचर है, अ सॉलिड मिक्सचर। अब मिक्सचर का मतलब क्या है? मतलब कोई भी एक कंटेनर, एक तरह से यूं मानो, और इसमें 2 तरह की चीजें हैं, PbNO3 प्लस
NaNO3 ऐसा लिखा हुआ है इन्होंने, है ना, लेड नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट एक मिक्सचर हो गया, एक दो तरह के पाउडर एक साथ रखे हुए हैं। अब इसको किसी भी तरीके से हीट कर दिया, है ना, कोई भी सोर्स से हीट कर दिया इसको। जब इसको हीट किया तो हम सब जानते हैं बात, ये डिकम्पोज हो जाते हैं बेटा, है ना, लेड नाइट्रेट और NaNO3 को हीट करने से ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। अब बात ये आएगी कि इनके डिकम्पोजिशन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोगों को, आपको आती है कि नहीं आती है? तो आना चाहिए बेटा। अब हम 11th और 12th दोनों कर चुके हैं। लेड नाइट्रेट की तो 10th में ही बता देते हैं लोग बाग, और NaNO3 की आपने पढ़ी होगी, केमिकल काइनेटिक्स नाम का एक चैप्टर है, वहां बताया गया होगा आपका, तो सोडियम नाइट्रेट को जब डिकम्पोजिशन करते हैं, है ना, तो ये सोडियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है ना, तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और बनते हैं आपके, वो भी आपको बताऊंगे, ऐसी बात नहीं है ना। क्या बनते हैं? सोडियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। चलो अब मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है। और हाँ, जब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब वो तो मैं लिखूंगा ही, जब इन दोनों को हीट किया गया तो जो मास था दोनों का मिक्सचर का, वो पहले तो था 5 ग्राम, लेकिन जब हीट किया तो 28% मास में कमी आ गई, यानी कि कुछ ऐसी चीज थी जो उस कंटेनर से निकल के बाहर चली गई। समझे बात? यानी कि गैस वगैरह कुछ ऐसा बना होगा जो निकल के बाहर चला गया, बाकी जो चीज कन्वर्ट हुई वो तो वही रहेगी ना। अरे यार, जो चीज कन्वर्ट होगी वो तो वही रहेगी कंटेनर के अंदर, अगर सॉलिड है तो। समझ में आ रही बात? ठीक है। जैसे पेपर है, पेपर को मैंने बर्न किया, उसकी जो ऐश है वो तो वही रहेगी, लेकिन वो पेपर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा वो तो निकल जाएगी एनवायरमेंट में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से क्या बात होती है? मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन जब एनवायरमेंट में निकल जाएगा तो वे मशीन पे थोड़ा ना आएगा, ठीक है। तो वैसे ही थोड़ा देख के चलेंगे। और फिर उन्होंने कहा फाइंड द मास ऑफ लेड नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट इन द मिक्सचर। अरे बड़े चालाक लोग हैं साहब। देखो, दोनों को मिला के कह दिया 5 ग्राम है, लेकिन कहना है कि दोनों को मिला के 5 ग्राम जो बना है, तो उसमें ये बताओ लेड नाइट्रेट कितना डाला था हमने और सोडियम नाइट्रेट कितना यूज किया था हमने। तो उन सबकी बातें बता देंगे, सारा आंसर हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। पहले हम देख लेते हैं लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन का रिएक्शन, ठीक। PbNO3, ठीक, क्या क्या बनाएगा साहब? PbO और NO2, और ये बहुत फेमस रिएक्शन है बेटा, लेड ऑक्साइड और ये NO2 गैस बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती है, ये ब्राउन कलर की होती है ये, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस कर दीजिए आप। तो इसको अगर मैं 2 कर दूं और इसको भी अगर 2 कर दूं तो N कितना हो गया? ओ सॉरी, 4 हो गया बेटा N, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप ऑक्सीजन काउंट करो, 2 3 6, 6 2 12, तो ऑक्सीजन यहां कितनी है? 4 2 8, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, है ना, 10 प्लस 2 12 हो गई। तो बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती है, गैस होती है। अब गैस है तो ये निकल गई, ठीक है। बचाएगा क्या? ये इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू, ये बचाएगा कंटेनर के अंदर, ठीक। और ये अपने इनिशियली लिया, तो बेटा एक काम करते हैं, इन दोनों ही चीजों का क्या निकाल लेते हैं हम? ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन में आपको लेड का एटॉमिक वेट, सोडियम का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का दे रखा है, ठीक। तो जब आप इसको निकालो वैल्यू सबकी, है ना, तो इतने हिस्से का मैं डॉटेड लाइन से कर देता हूं, याद रखेंगे ये बात कि मैंने क्या किया है यहां पर। ये जो है ये इतने का PbNO3 होल ट्वाइस, क्या? PbNO3 होल ट्वाइस का आएगा 331। कितना आ जाएगा बेटा? 331। लेकिन मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 2 से। तो ये सब मिला के क्या हो गया? 2 1 2, 6 ग्राम, ठीक। ये क्या है इसका? मैं लिख देता हूं इस तरह से, MM की वैल्यू है ये, MM इक्वल्स टू, ठीक। इन द सेम वे इसके लिए देख रहे हैं, MM इक्वल्स टू, तो इसके लिए भी वही है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 लगा दिया। PbO का कितना हो जाएगा? देखो PB कितना है? 2017, और ऑक्सीजन कितना है? 16।
तो 2017 और 16 को ऐड करोगे बेटा कितना आएगा? 7 और 6 कितना होता है? 23 है ना। दोनों को मिला दूंगा 23 हो जाएगा ये, और ये क्या है 2, तो 223 हो जाएगा। सही है बात, 223 हो गया। और इस 223 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? देखो 644 ग्राम। ठीक है। अब इस केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दो चीजें पता लग गई कि हमने इतना कुछ मास अगर लेते हैं हम, तो ये हमें कितना प्रोड्यूस करके देगा? रेसिड्यू की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में इतना। ये सब तो निकल चुका होगा, जो निकल गया है उसके समय कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है मेरे पास? बताओ दूसरी केमिकल इक्वेशन, वो आएगी सोडियम नाइट्रेट के लिए। तो NaNO3, इसको अगर मैं हीट कर दूं 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बना लेगा NaNO2 और साथ में प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन गैस। क्या ये बैलेंस है? नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 4 और यहां पे कितना है? 3। तो फिर कैसे होगी बैलेंस यार? कैसे होगी बैलेंस बताओ? तो 2 कर दूं मैं इधर, फिर इधर भी कर दूं 2। अब देखना बैलेंस होगी, 2 Na 2 Na, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 3 6 ऑक्सीजन है, 2 2 4 ऑक्सीजन प्लस 2 6 ऑक्सीजन हो गई। सही है, अब बैलेंस हो गई। चलो भाई खुश, सब खुश हो गए। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ एनवायरमेंट में निकल जाएगी और ये रेसिड्यू की फॉर्म में बच जाएगा। ठीक है, चलो ये रेसिड्यू की फॉर्म में बच जाएगा आपका। तो आपने स्टार्टिंग में ये लिया और बचा आपके पास ये, तो ये जब निकल जाएगा तो कुछ अमाउंट में कमी आ जाएगी मास की, मास कम हो जाएगा। वही बात वो कह भी रहे हैं, लॉस ऑफ मास इज दिस मच। तो 1 2 3 चीजें एनवायरमेंट में निकलने की वजह से 28% मास में लॉस होगा। अभी समझ जाओगे आगे क्या करना है। तो NaNO3 का आप निकाल लो। तो Na कितना है बेटा? 23, N 14 है, ऑक्सीजन 16 है। तो इन सबका निकालोगे तो ये आ जाएगा 2। इस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सिर्फ NaNO3 का कितना होता है? 85 होता है साहब। मैं आपको बता रहा हूं, आप क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि एटॉमिक मास यहां रखे हुए हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है, उससे कर लेंगे। तो ये जाएगा 170 ग्राम। ठीक है, इधर देखो आप, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, वही है ना, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब NaNO2 है, NaNO2 है, तो इसका हो जाएगा 69। तो 2 9 है ना, 69 का मतलब 70 है, तो ये हो जाएगा 138। अरे यार 138 ग्राम। क्लियर अभी बात क्लियर है? बोलो 138 ग्राम हो जाएगा। कितना? 138 ग्राम। क्लियर है बात? चलो खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या है कहानी है, क्या कहानी है साहब। अच्छा ये लिमिटिंग एजेंट आ गया नेक्स्ट स्लाइड पे, तो यहां से ले लेते हैं हम। ठीक है, अब क्या करना है मुझको, कि मैंने निकाल लिया इसका मास, उसका मास, रिलेशन आ गया। अब मैं यहां पे आपसे कह रहा हूं, वो जो मिक्सचर था जिसमें दो चीजें थी, ध्यान से देखो, एक पीबी वाला था, एक सोडियम वाला था, इन दोनों का टोटल मास कितना था बेटा? 5 ग्राम। अगर मैं कहूं कि मेरे पास, लेट सपोज मास ऑफ NaNO3 इक्वल्स टू मास ऑफ NaNO, चलो पीवी के हिसाब से देते हैं, लेड नाइट्रेट इक्वल्स टू x ग्राम। अगर ये x ग्राम है तो सोडियम नाइट्रेट कितना हो जाएगा? फिर टोटल में से x माइनस कर दूंगा, सोडियम नाइट्रेट आ जाएगा। तो मास ऑफ NaNO3 इक्वल्स टू 5 माइनस x ग्राम। क्लियर है? क्लियर है बात? ठीक है, अब आ जाओ तुम उधर, जो यहां से पता लगा है। एक बात ध्यान से देखो, अगर मैं 662 ग्राम लेड नाइट्रेट यूज करूंगा तो मुझे पीबीओ ये कितना मिलेगा? 446। कितना मिलेगा बेटा? 446। तो 662 ग्राम PbNO3 होल ट्वाइस, ये कितना देगा? 446 ग्राम NaNO2। ठीक, तो ये बताओ 1 ग्राम कितना कर देगा बेटा?
तो ये 446 डिवाइडेड बाय 662 ग्राम NaNO2। ठीक, तो अगर मेरे पास लेड नाइट्रेट का वजन x ग्राम हो तब कितना कर देगा, तो x ग्राम की वैल्यू अगर है ये, तो ये मुझे दे देगा 446 अपॉन 662 मल्टीप्लाई बाई x ग्राम NaNO2। क्लियर है बात, क्लियर है बात, अरे बोलो यार, सही है ना बात। इसे सॉल्व कर लो बेटा, जितना सिंपल हो जाए उतना अच्छा है, नहीं हो पाएगा तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं। सिमिलरली अब इस पे आ जाओ आप, किस पे, सेकंड वाले पे। ये क्या बता रहा है आपको, 170 ग्राम अगर आप लेते हो, ये आपसे कह रहा है कि 170 ग्राम अगर आप सोडियम नाइट्रेट लेते हैं तो ये आपको प्रोड्यूस करके, देखो मैंने उधर वो लिख दिया जल्दबाजी में, क्या सोडियम नाइट्रेट NaNO3 लिख दिया PbO की जगह। ठीक है, कोई बात नहीं, PbO PbO PbO। ठीक है, लेड नाइट्रेट से तो ये प्रोड्यूस हो रहा था। नेक्स्ट, हाँ भाई 170 ग्राम ये लिया अगर मैंने, तो ये बनाएगा 138 ग्राम NaNO2। ठीक है, 170 ग्राम से 138 ग्राम, तो 170 ग्राम NaNO3 कितना प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, 138 ग्राम NaNO2। तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप बचा के इसके हिसाब से निकाल देता हूं कि अगर मेरे पास 5 माइनस एक्स ग्राम NaNO3 है तब कितना प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने कहा 5 माइनस एक्स ग्राम है ना, NaNO3 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 138 बाई 170 है ना, और मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस एक्स ग्राम NaNO2। ठीक, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन आपके लिए देखने में। ठीक, तो पेशेंस थोड़ा सा रखेंगे आप, देखते रहेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई मुझे, ये मैंने कर दिया। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मास कितने का हुआ है, लॉस ऑफ मास। ठीक, लॉस ऑफ मास कितना हुआ है साहब, जो 5 है टोटल मिक्सचर की वैल्यू, उसमें से 28% का लॉस हुआ है। मतलब ये देखो कितना बोला है उसने, 28% का लॉस हो गया। ठीक है ना, तो 5 का 28% निकालने का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 है ना, 5 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइडेड बाई 100, यही तो मास का लॉस हुआ। ठीक ठीक, तो जब ये लॉस हो गया, इतना निकल गया, तो बचा कितना, तो मैं यहां पे कह रहा हूं रिमेनिंग मास। ठीक, तो वो कितना हो जाएगा, 5 आपने लिया है टोटल, उसमें से ये अमाउंट आपकी माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 100, ये अमाउंट आपको माइनस करनी है। तो बचा कितना, पता बचा कितना, तो देखो इसको कर लो सॉल्व, ये 20 हो गया और ये हो जाएगा आपका 1.4, तो 5 में से 1.4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3.6 ग्राम। ठीक, मतलब ये है वो कंटेनर जिसके अंदर दोनों मिक्सचर, दोनों चीजें थी, जिसकी टोटल अमाउंट 5 ग्राम थी। ठीक है ना, उसमें से जो बाई प्रोडक्ट थे, जब हमने उनको हीट किया तो ये मिलके कितना लॉस कर दिए हमारा, 1.4 ग्राम का। और अब कंटेनर के अंदर कितना बचा हुआ है मास, 3.6 ग्राम। 3.6 ग्राम कंटेनर के अंदर मास बचा हुआ है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आते हैं वापस इस पर और इस पर, यहां और यहां से क्या रिलेशन मिल रहा है। यहां से मुझे पता है कि इस रिमेनिंग अमाउंट में PbO होगा। ठीक, इसी रिमेनिंग अमाउंट में NaNO2 होगा। ठीक, NaNO2 होगा, लेकिन ये रिलेशन तो उसके साथ है ना, यहां तो टोटल मिक्सचर की वैल्यू 5 है, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे साहब बताओ। इसके हिसाब से इसको सॉल्व कर रहा नहीं किया, अभी इसके हिसाब से इसको सॉल्व किया नहीं किया,
नहीं किया आपने। इसके हिसाब से इसको सॉल्व किया अभी आपने? नहीं किया, आपने नहीं किया, थोड़ा करना था आपको, तभी तो मैं टोटल अमाउंट निकाल पाऊंगा भाई, है ना। दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, ये रिलेशन जैसे मैं लगूंगा एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, इसको और इसको मिला दूं तो ये इसके बराबर ही तो होगा। यही तो रिमेनिंग अमाउंट है मास, और ये भी तो रिमेनिंग ही है जो बन रहा है, टीबीओ और NaNO2 तो है रिमेनिंग, बाकी सब तो निकल गए। तो इसको और इसको जोड़ेंगे और फिर इसके इक्वल्स में रखेंगे तब एक्स की वैल्यू निकल आएगी। समझ में आई बात? तो अब जो रिलेशन बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा कि 446 अपॉन 662 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 138 डिवाइडेड बाई 170, है ना, और मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 3.6। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा बेटा? निकल आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ही कर दूं तो मैं कर दूंगा बेटा, ठीक। आप चाहते हो मैं कर दूं? अच्छा जी, देखो इसको अगर डिवाइड करोगे आप तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओगे और ये कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 0.67, ठीक, 4 और साथ में x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे आप 138 है 170, 138 170, ये 138 ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये आ जाएगा 0.8। हाँ ठीक है, ये जब करेंगे आप तो ये आएगा 0.812, ठीक, और 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3.6। अब तो आसान हो गया आपका काम, अब तो आसान हो गया, ये मल्टीप्लाई आपको करना है तो 0.674x प्लस 5 टू जा 10, 1 कैरी करेगा, 5 1 जा 1 6, 5 8 जा 40, 40 का मतलब 4.060 और माइनस क्या हो जाएगा बेटा 0.812x इक्वल्स टू 3.6। ठीक है, अब ये x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, ये वैल्यू ज्यादा है कि ये वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैल्यू ज्यादा है, साफ दिख रहा है मुझे, है ना। तो ये मैं कर लेता हूं आगे, क्या जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, लिख लेते हैं पहले 0.674x प्लस क्या है भाई 4.060 माइनस 0.812x इक्वल्स टू 3.6। अब ये वैल्यू माइनस की है, ये प्लस की है, बेटा घटा कर देख लो, है ना। 0 पॉइंट, अरे भाई 2 माइनस 4 कितना आएगा, x के रेस्पेक्ट में आएगा प्लस 4.060 इक्वल्स टू 3.6। ठीक है, तो ये 2 है, ये 4 है, माइनस करो 8 आएगा बेटा, कैरी कर लेगा ना, 12 में से 4, ठीक, और फिर क्या है 1 तो चला गया, 0 रह गया, ये एक और कैरी कर 10 रह गया, 10 में से 7 घटा 3 आ जाएगा, और फिर ये कितना है 10 में से क्या कह रहा था मैं, 7 घटा 3 आ जाएगा, ठीक, फिर ये कितना रह गया 7 रह गया, 7 में 6 माइनस कर ये रह गया 0.138, है ना, 0.138x प्लस 4.060, ये उधर ले जा भाई, ये माइनस का ही तो आएगा, ठीक है, 0.138x माइनस का है, 3.6 माइनस 4.060, ठीक, तो ये आ गया 0.138x इक्वल्स टू, इसको इससे माइनस कर ले भाई, है ना, तो 600 हो जाएगा एक तरह से 4.060, तो 4.060 ये लिख ले और 3.60 ये आ गया, ये आ गया और ये 4 आ गया और बेटा ये 0 हो गया। ठीक है, किसका बचेगा, माइनस का, माइनस 0.460, ये माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 0.460 डिवाइडेड बाई 138 कैसा डेसिमल का, ये कैंसिल, और 460 डिवाइडेड बाई 138, तो 13 13 39 और ये है 46, तो इसमें टेबल जब मैं पढ़ूंगा तो ये आ जाएगा 13 39 47 3
और फिर ये 46 है, तो 7 7 70 70 3। हाँ, तो ये आएगा बेटा आंसर 3.33 3.33 ग्राम। कितना आएगा? 3.33 ग्राम। क्लियर है बात? अब तूने एक्स किसको माना था देख ले भाई, एक्स किसको माना था वो देख ले। तुमने माना था एक्स को PbNO3 को, ठीक? तो ये हो गया बात कि मास ऑफ PbNO3 ये मेरे पास आ गया 3.33। और अगर तुम जानना चाहते हो कि मास ऑफ NaNO3 कितना था, तो ये आ जाएगा बेटा टोटल मास कितना है 5 मिक्सचर का टोटल मास कितना है 5, उसमें से ये माइनस करते हैं 3.33। ठीक, जो भी आएगा वो तेरा ग्राम में आ जाएगा। इतना तो कर लेगा ना खुद से भाई, है ना? इतना तो कर लोगे तुम खुद से, इतना तो कर ही सकते हो भाई, है ना? चलो नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर बात? क्या किया मैंने एक बार फिर से समझा देता हूं। देख भाई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, उसके मुताबिक इसका जो वे हो गया यानी कि मास हो गया, टोटल वैल्यू बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से 662 ग्राम हो गई। और इसमें पीबीओ कितना मिलता है? 446 मिलता है। ऐसा ही NaNO3 जो है वो है 170, मिलता कितना है? 138। ठीक है बात? ये जो बाई प्रोडक्ट है ये हवा है, एक तरह से गैस है, वायुमंडल में निकल जाएंगे, एटमॉस्फेयर में निकल जाएंगे। ठीक, वही लॉस होने वाला है बेसिकली। अब हमने मान लिया कि लेड नाइट्रेट जो इनिशियली हमने लिया था वो एक्स था। अगर वो एक्स था तो टोटल वैल्यू तो 5 है, 5 माइनस एक्स कर दिया मैंने। ठीक है, 662 ग्राम NaNO3 कितना देती लेड नाइट्रेट, कितना मुझे पीबीओ देता है? 446। ठीक है, तो अगर मेरी मात्रा एक्स है अगर ये, ठीक है ना, जो मैंने सपोज कर लिया है, तब मुझे कितना मिलेगा पीबीओ? तो वो मैंने ये रख ली इक्वेशन। ठीक, ऐसे ही NaNO3 170 ग्राम, कितना NaNO2 देता है? 138 देता है। तो 5 माइनस एक्स में कितना देगा? 138 डिवाइडेड बाई 170 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस एक्स दे देगा। ठीक, अब लॉस ऑफ मास कितना उसने बोला? 28% मास का लॉस हुआ, तो 5 ग्राम का 28% निकाल लिया। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये कर रख दिया मैंने। अब रिमेनिंग यानी कि जो लॉस हो गया उसके बाद जो बचेगा वो कितना होगा? तो जो परसेंटेज वाइज लॉस है ये वाला, उसको माइनस कर दूंगा 5 से। तो ये जब मैंने कैलकुलेशन की तो ये वैल्यू आई 3.6 ग्राम। तो यानी कि अब बचा हुआ कंटेनर के अंदर, ठीक है ना, हीटिंग वीटिंग सारे काम करने के बाद जो चीज बची है वो कितनी है? 3.6। और बची हुई चीज किस चीज का मिक्सचर होगी बेटा? वो इसका होगी और इसका होगी और इसका होगी। तो इन दोनों को मैंने ये रख दिया और इसको सॉल्व कर लिया। इसको तू भी घर पे बैठ के सॉल्व कर सकता है, यही आएगा आंसर। ठीक है, और इसको सॉल्व करेगा तो ये आएगा आंसर। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिया फर्दर, ये वैल्यू आ गई और इसका तो ये है ही है, और कुछ नहीं है, फिर तो इक्वेशन है, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके, है ना, ऐसा करके हमने आगे सॉल्व कर लिया है। ठीक, अब इसको इधर से इधर ले गए, इधर से इधर ले गए, इधर ले गए, इधर ले गए, एक्स फिर ये डिवाइड कर दिया, 3.33 ग्राम आ गया। और मास ऑफ लेड नाइट्रेट जो कि हमने एक्स माना था वो आ गया 3.33, है ना, 3.33 ग्राम। ठीक, और NaNO3 कितना जाएगा? 5 में से 3.33 ग्राम में अगर माइनस कर दूंगा तो NaNO3 मेरे पास आ जाएगा। क्लियर बात? समझ में आ रही है? क्लियर? ऑल क्लियर? चलो बढ़िया है। अब आ जाओ आगे की तरफ भाई। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो क्या है? वो है हमारे पास सर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? कितने लोग जानते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को? बड़ी सिंपल लैंग्वेज में तो बता दूंगा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, कहते हैं क्या मसला है, कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को समझें। तो बेटा ऐसा है, एक केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब तुम यूज कर रहे हो, दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब तुम यूज कर रहे हो, तो एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? जो चीज जल्दी कंज्यूम हो जाएगी, मतलब जिसकी अमाउंट आपने कंपैरेटिवली कम ले रखी है, वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जैसे तुमने ये देखा, मैं पीछे दिखा देता हूं फिर से, कि इस मीथेन वाली रिएक्शन में तुमने क्या जाना कि अगर 16 ग्राम मीथेन है तो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी पड़ेगी? 64 ग्राम। ठीक, अब बहुत सारी मीथेन लेकर आ गया कोई, बहुत सारी, 16 ग्राम छोड़ो, वो ले आया 160 किलो, 160 केजी ले आया, 160 किलो ले आया। ठीक है, और कह रहा है सब बर्बाद कर दूंगा, जला दूंगा सब, है ना। तो भाई ऑक्सीजन में तो चाहिए होगी बहुत सारी ऑक्सीजन में तो चाहिए होगी, फिर उसी रेशियो के हिसाब से, है ना।
रेशियो कितना निकलेगा इनका बाई मास? देखो 16/64, 4 4 द और 4 6 द, 4 1 द और 4, 1:4, यानी कि 4 गुना ज्यादा चाहिए होगी मुझे। अगर वो 160 किलो लेकर आया है तो उसका 4 गुना ज्यादा चाहिए होगा मुझे, 640 किलो चाहिए होगी ऑक्सीजन, लेकिन कोई सप्लाई देगी ना। हो गया भाई साहब, सिर्फ 1 किलो है ऑक्सीजन, ये सिलेंडर है 1 किलो का है। अब देख लो आप क्या करना है। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन जितनी होगी उस हिसाब से, उस रेशियो के हिसाब से वो जल जाएगा, ठीक है ना, उस रेशियो के हिसाब से उतनी ही मीथेन जलेगी, बाकी बच जाएगी। तो इस केस में लिमिट लग गई, मतलब किसने कंट्रोल किया रिएक्शन को आगे होने से? लिमिट में कौन लेकर आया? ऑक्सीजन, क्योंकि उसकी अमाउंट कम है। तो जिस किसी भी रिएक्टेंट की अमाउंट एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितनी चाहिए, जिस रेशियो में चाहिए, उससे कम है, वही लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। मतलब द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, एक ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए, है ना। द रिएक्टेंट मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड फर्स्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग, है ना, रिएजेंट। क्लियर है बात? तो अगर इस रिएक्शन में, जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे, CH4 प्लस ट्वाइस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस ट्वाइस H2O, ठीक है। तो ये कितना है? 16 ग्राम है। ये कितना तुमने निकाला? कितना निकाला? ये 32 होता है, 32 64 ग्राम, ठीक है। अगर कोई मुझसे ये कह रहा है साहब मेरे पास जो है 2 ग्राम क्या है? CH4 है, ठीक, और ऑक्सीजन मैंने 20 ग्राम ले रखी है, मैं कंबशन कराना चाहता हूं, ठीक है ना। तो बताइए इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? तो बेटा सिंपल बात है, अगर ये 2 ग्राम है तो इसका 4 टाइम्स चाहिए, यानी मास का रेशियो क्या है? 1:4, तो 4 टाइम्स कितनी चाहिए? तो 2 ग्राम मीथेन को चाहिए होगी आपका कितना? 2 4 जा 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक। बाकी की ऑक्सीजन क्या होगी बेटा? बच जाएगी। ऐसा एनवायरमेंट में नहीं होता है, आप कंबशन कर रहा है यार, ये सब कंबशन हो रहा है, तो सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी एक ही बार में? नहीं, जितना सप्लाई आप रख रहे हो उतना ही होगी, तो ऑक्सीजन बची रहेगी बाकी की। तो बेसिकली 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज होगी और ये पहला खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन बच जाएगी। तो ये पहला खत्म हो गया, तो यहां पर मीथेन क्या हो गया? एक तरह से लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। कितनी बचेगी? 20 में से 8 माइनस कर दो बेटा, 12 बच जाएगी। 12 ग्राम ऑक्सीजन अनरिएक्टिव रह जाएगी, वो केमिकली रिएक्ट करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मीथेन खत्म हो चुका, और इसीलिए मीथेन जो होगा आपका वो क्या बन जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। चल भाई कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं हमसे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, फिर खत्म करेंगे लेक्चर। ध्यान से देखो। हाँ, ये कह रहा है 3 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 29 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म H2O। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या, ये इनके पास इतना अमाउंट है, 3 ग्राम H2 है, 29 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म वाटर, विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? मतलब कौन सा पहला खत्म हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O दैट कैन बी फॉर्म। मैक्सिमम अमाउंट कितनी बन सकती है इससे और के। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 ये कह रहे हैं, मानना इतना नहीं करेंगे, दो ही यूज करेंगे, ठीक है। 3 ग्राम H2 है, 29 ग्राम ऑफ उससे रिएक्ट कर रही है। चलो भाई पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लो। H2 है, अगर ये O2 से रिएक्शन करती है तो क्या बनाएगी? H2O, ठीक है, H2O। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है ना, इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 हो जाएगा, ठीक। 1/2 का मतलब ये होगा आपके पास H2 1 मोल, और ये हो जाएगा हाफ, है ना। जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पढ़ाकर आया हूं, समझाया है मैंने आपको। ये 1 मोल है, अगर ये क्वांटिटी 1 मोल है तो ये 2 ग्राम है बेसिकली,
ठीक है ना। अगर ये क्वांटिटी हाफ मोल है तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होगी 32, ठीक। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास को। मोलर मास कितना है 32, उसको हाफ कर दिया तो कितना बचा मेरा 16 ग्राम। क्लियर है बात। और ये प्रोड्यूस करके देगा मुझे कितना 1 मोल। 1 मोल वाटर का मतलब 18 ग्राम। ठीक, यहां से ये सब पता लग गया मुझे कि 2 ग्राम के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक, अब इन्होंने क्या बोला है हमसे, इन्होंने ये बोला है साथ 3 ग्राम H2 है, रिएक्ट्स विद 29 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, ऐसा हो रहा है। इन्होंने ये कंडीशन बनाई है कि 3 ग्राम H2 है और 29 ग्राम O2 है। ठीक, और वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये नहीं मालूम कितना कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक, तो एक बात बताओ, 2 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होती है 16, सही है ना। तो 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी यहां पर, 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी 16/2। ठीक, तो फिर 3 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी, 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 16/2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 2 8 द 8 3 द 24, तो 24 ग्राम आपकी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया बेटा, कौन पहले खत्म होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया आपका H2, क्योंकि ये तो बच जाएगा ना, 29 लिया है, 24 कंज्यूम हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात। चलो दूसरी बात क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2 दैट कैन बी फॉर्म। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब क्योंकि ये पहले खत्म हो रहा है तो इससे रिलेशन बनाएंगे वाटर का। अब H2 वो हम जानते हैं कि अगर 2 ग्राम है तो कितना प्रोड्यूस कर रहा है 18 ग्राम। अरे बोलना भाई यार। ठीक, 2 ग्राम H2 प्रोड्यूस करता है 18 ग्राम वाटर। ठीक, 3 ग्राम कितना कर देगा यार, तो 3 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर देगा बताओ, 18 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, एक मिनट, 6 क्यों आएगा, हाँ ठीक है, 2 9 दा 9 3 दा 27। अच्छा ठीक है, क्लियर है बात। अगर आप 3 ग्राम ले रहे हैं तो कितना प्रोड्यूस कर देगा आपको 27 ग्राम देगा। अगर आप 2 ग्राम ले रहे हैं तो आपको 18, 3 ग्राम की बात कर रहे हो आप तो 27 हो गया आपका आंसर। सेकंड वाले का 27 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस हो जाएगा आपका। पहले वाले का आंसर ये हो गया। और क्या पूछा है इन्होंने, देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, तो कितना आपने अमाउंट ऑफ O2 लेफ्ट अनरिएक्टेड इक्वल्स टू 29 आपने लिया और 24 आपने यूज कर लिया, तो कितना बच गया बेटा 5 ग्राम। ठीक है, क्योंकि और हाइड्रोजन है ही नहीं, बच जाएगा ये अब। ठीक, और क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। चलो हो गई, तीनों बातें हो गई भाई। ठीक है ना, तीनों बातों का आंसर ये आपको मिल गया। ठीक, याद रहेगी बात, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, जो आपको समझाया है कि लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है या खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो एक बार और देख लेंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगी बात। जिन लोगों का पहले से ये पोर्शन वीक था वो एक बार और देखना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी सारी बात। ठीक है, तो ये शिक्षा में क्लासेस में हम आपको लेकर चल रहे हैं बीटेक की तैयारी के लिए। ठीक है, और आज ये लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट फिर से मुलाकात होगी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो 15 जुलाई से हमारा AMU बीटेक का बैच शुरू हो चुका है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है। तो जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है नीचे, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ये फैसिलिटी है आपके पास। ठीक, तो अगर आप बहुत दूर कहीं हैं, अलीगढ़ नहीं आ सकते हैं, तो आप ऑनलाइन इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो AMU बीटेक एंट्रेंस निकालना अगर आपका सपना है नेक्स्ट ईयर के लिए 2027 में एडमिशन के लिए,
तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारी कोचिंग को ज्वाइन कीजिए और हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे, गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, और मिलकर अच्छे से काम करेंगे और सब लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होती है फिर इसके बाद। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।